गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। जल्दी सब लोग जुड़ जाइए, बहुत दिनों बाद क्लास आज हुई, तो सबको गुड मॉर्निंग। और एक बार आप कंफर्म करेंगे कि ऑडियो वीडियो की क्वालिटी कैसी है। अगर आपको सही चाहिए, विजुअल हैं और ऑडिबल हैं, तो आप कंफर्म करें, जिससे हम आगे बढ़ सकें, आपकी बातों को हम समझ सकें और हम हमारी बातों को आप समझ सकें। ठीक है, अनुराग सिंह गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। और सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, बहुत दिनों बाद क्लास हुई। आपने बीच में कई एग्जाम दिए होंगे, ठीक है। कई एग्जाम में आपका 2 एग्जाम मेन रहा होगा, जिसमें आपका डीआरडीओ रहा होगा और दूसरा आपका रहा होगा एसएससी जेई। हमें लगता है कि आपने एक बार तैयारी कर रखी होगी, तो कंटेंट आपके पास पूरा था। क्योंकि अभी अगर हम जितना पढ़ाए हैं उससे देखा जाए तो ना तो डीआरडीओ निकलेगा और ना तो एसएससी जेई निकलेगा। तो इसलिए हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि आपने बहुत बेहतर किया होगा, पर ये हम मान के चल रहे हैं कि आपने पहले से ही कहीं ना कहीं तैयारी की होगी, कंटेंट आपके पास रहा होगा, अच्छे से आपने रिवाइज किया होगा और आपने बेहतर किया होगा। एक और हम जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं, जितना भी पढ़ाया है उससे अगर एक भी क्वेश्चन आया होगा तो आपने उसको 100% अटेम्प्ट कर लिया होगा और सही अटेम्प्ट किया होगा। मींस आपने सही ढंग से उस क्वेश्चंस को किया होगा। एसएससी जेई की बात कर रहे हैं, सिविल वालों ने बहुत बेहतर एसएससी जेई दिया होगा, ठीक है। और हाँ, आपके अगर कोई डाउट है तो बहुत दिनों बाद क्लास हुई है, तो आप उस पर पूछ भी सकते हैं कि सर कैसे आगे की प्लानिंग रहेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन क्लासेस भी रेगुलर होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग शिवांगी चौधरी जी, गुड मॉर्निंग। एक दो बातें हम आपको अभी से क्लियर कर दे रहे हैं कि आपने डीआरडीओ सीबीटी 1 दिया है, 100 के आसपास ऑलमोस्ट सबके सही होंगे, 100 में 5 प्लस माइनस सही होंगे, कट ऑफ भी उसी के आसपास ही रहने वाला है। अगर आपने एसएससी दिया है तो अलग अलग लोगों ने एनालिसिस आपको दे ही रखा है, और एनालिसिस पर मत जाइए, एक बार आप अपना पेपर जब आए उसको ढंग से देख लीजिए। अगर वो पेपर बेहतर आपका है तो फिर कोई बात नहीं, पेपर आप अपने से देखिए, आप एनालिसिस करिए, ज्यादा समय और चीजों पर मत दीजिए कि यूट्यूब पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं और हर कोई अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सा वेटेज ज्यादा दे देता है। उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको अपना पेपर देखना चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर के आप खुद पेपर देखिए, आप एनालाइज करिए कि कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कैसे आ रहा है। भाई तैयारी आपको करनी है, परफॉर्म भी आपको करना है। किसी और का सुनेंगे, पता नहीं उसने सही किया कि नहीं किया है। और सुनने क्या, वीडियो तो कोई भी बना देगा कोई भी वीडियो बना देगा, आप गोल गोल घूमते रहेंगे, अच्छा ये वाला सब्जेक्ट ज्यादा आता है। किसी के कहने और बहकावे से क्या मतलब, आप खुद करिए। गौरव कुमार जी बहुत बेहतरीन, सब लोग को ऑडिबल है, चीजें हम आगे बढ़ाते हैं और अच्छे से। अब डीआरडीओ 2 तो आपको लग ही जाना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक्सपेक्टेड टाइम से बिफोर हुआ है डीआरडीओ सीबीटी 1। एक्सपेक्टेड टाइम्स में जनवरी हमारा था, दिसंबर लास्ट या जनवरी, जो कि 1-1.5 महीने पहले हुआ है। वैसे आप जानिए अभी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि फरवरी लास्ट तक सीबीटी 2 होगा, पर आप जनवरी में एकदम तैयार रहने की तैयारी रखिए। तो थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएं और भी सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहें। बात समझ में आ रही? तो आप सारी चीजों को मेंटेन रखिए, बेहतरीन तरीके से करिए। फिर आगे हम तो लोग क्लास देखते हैं। 25 क्लास हो चुकी है, 25 लेक्चर अगर 1 बाय 1 देखें तो सोम की एक नब्ज आप पहचान लिए होंगे, एक बेसिक पकड़ आपको समझ में आई होगी कि सोम में होता क्या है, क्या स्ट्रेस होता है, क्या स्ट्रेन होता है, क्या रिलेशंस होते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जानते कैसे हैं, कैसे कैसे हम निकालते हैं। तो इस पर हमारा बहुत फोकस नहीं रहेगा कि हम बहुत ज्यादा इधर उधर की बातों में लाएं, हम चाहेंगे कि आगे ही बढ़ें। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसे इसी में देख ले, तो क्या क्या था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलास्टिक कांस्टेंट्स एंड थर्मल स्ट्रेसेस। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हमने 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज आपको बता रखी है। उसके बाद इलास्टिक कांस्टेंट, कोई बात नहीं, वीडियो डिलीट नहीं हुआ है। जितने लोग आज क्लास अगर पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं या किसी कारण से पिछली क्लासेस नहीं कर पाए तो उसको आप देख लीजिए, सीक्वेंसली देखेंगे, हम गारंटी लेते हैं कि आपको समझ में आएगा। सीक्वेंसली देखिए सारी चीजें, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गया, इलास्टिक कांस्टेंट हो गया, और थर्मल स्ट्रेस की अब बारी है। जितने केसेस थर्मल स्ट्रेस के करा देंगे, इससे एक भी क्वेश्चन ईएस और गेट में भी आज तक नहीं आया है, तो सारे जो 7-8 केसेस कराएंगे उन्हीं में से कोई एक होगा। बात समझ में आ रही? तो अब हमारा नेक्स्ट चल रहा है एक्सेली लोडेड मेंबर की बात चल रही थी।
एक्सटेंशन और शॉर्टनिंग ऑफ बार। एक्सियली लोडेड मेंबर की बात चल रही, तो हम केवल एक्सियल लोडेड मेंबर, एक्सियली लोडेड मेंबर, एक्सियली लोडेड मेंबर्स। अब एक्सियली लोडेड मेंबर्स क्या रहेंगे आपके हिसाब से? तो कोई भी मेंबर है उसकी एक लेंथ है, कोई भी मेंबर है उसका एक क्रॉस सेक्शन है, उसकी एक लेंथ है, लेंथ के अलोंग, और यहां पर हम इसेंट्रिक लोडिंग की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल सेंट्रली लोडेड मेंबर की बात करें। इसेंट्रिक लोडिंग हम आपको एकदम लास्ट में बताएंगे जब कंबाइंड स्ट्रेस की बात करेंगे, क्योंकि अगर यही इसेंट्रिक हो जाए तो कुछ और फर्क डाल देगा, बेंडिंग भी लाएगा, टॉर्सन भी लाएगा, तो वो सारी चीजें हम बात करेंगे। मान लीजिए पी लोड लगाया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब देखिए हर बार सर्कुलर हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हाँ सर्किल का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको आता है, सर्किल का क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4, डायमीटर दिया डी स्क्वायर, अगर ये रेक्टेंगल है और एल और बी है तो इसका एरिया होगा एल इंटू बी, अगर ये स्क्वायर है और इसका ए है, ये ए है, तो इसका एरिया होगा ए स्क्वायर। ये सब चीजें आप बेसिक जानते ही हैं। तो अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो, लेंथ एल हो, तो इसमें इलोंगेशन जो होता है वो निकालने की बात आएगी। कल को इलोंगेशन के बजाय यही कंप्रेसिव लोड हो तो कंप्रेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई, पी लोड लगाएंगे, पी लोड लगाने से इसके मॉलिक्यूल्स में खिंचाव आएगा, सेपरेशन होगा, दूरियां बढ़ेंगी, टेंसाइल लोड। जैसे दूरियां बढ़ेंगी, आपने कहा गुरुजी जब दूरियां बढ़ेंगी तो उसका ये विरोध करेगा और विरोध करने में स्ट्रेस आएगा, और स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ये हुक्स ने बताया। तो हम यहां से लिख सकते हैं स्ट्रेस इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन, स्ट्रेस इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन, और स्ट्रेस ही लोड अपॉन एरिया लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन में। स्टार्टिंग में पी और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर तो नहीं होंगे, पर जब खिंचाव उसके बराबर होगा तो उसमें पी अपॉन ए और ई टाइम्स ऑफ, और ये लिख दिए डेल्टा बाई एल, तो यहां से आ गया डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, जो आपको हमेशा याद है। अब इसकी लिमिटेशन भी हम आपको करा चुके हैं, बस थोड़ा सा रिवीजन के चक्कर में हम आपको तेजी से रिवाइज करा दे रहे हैं। तो इसका हमने पहले से लिमिटेशन बता रखे हैं कि पी कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ आपका लोड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। और दूसरा हमने बताया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह समान होना चाहिए। तो ये फार्मूला कब लगेगा, जब पी भी कांस्टेंट हो, ए भी कांस्टेंट हो और मटेरियल भी सेम हो। ये सारी चीजें हम आपको करा चुके हैं। तो डेल्टा इक्वल टू पी एल अपॉन ए हो गया, क्लियर हो गई बात, एकदम समझदारी वाली बात। अब क्वेश्चन ये आया कि अलग अलग, सब इसको देख लीजिए, कोई इसमें कठिन चीजें नहीं बताई, पहले बताइए जो इलोंगेस। अब इसमें बहुत क्वेश्चंस ऐसे बन सकता है, क्या है कि डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू लोड, बिल्कुल सही, डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बिल्कुल सही, डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंग्स मॉडुलस। तो ये सब चीजें मतलब लल्लू टाइप के क्वेश्चंस, क्यों, क्योंकि आपको 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने तो बहुत कठिन भी नहीं आएगा एसएससी जेईई में, तो आपको ऐसा भी रहे ना, क्वेश्चन आसान क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये सारी चीजें हमें लगता है। अब इसी में लोड डबल कर दे तो इलोंगेशन क्या होगा, डबल हो जाएगा। एरिया डायमीटर अगर आधा कर दे, डायमीटर आधा कर दे तो इलोंगेशन 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब हम सब लोग सिंपल जा रहे हैं स्टैटिकल। 2 बार एक्सियली लोडेड मेंबर जो होता है, एक्सियली लोडेड मेंबर, वो 2 तरीके की बात आ गई। एक आपने कहा प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक, और दूसरा आपने कहा नॉन प्रिज्मेटिक। दूसरा आपने क्या कहा, नॉन प्रिज्मेटिक। अब ये क्या होता है, तो प्रिज्मेटिक वर्ड जहां पर आएगा, जैसे प्रिज्मेटिक आएगा तुरंत आप कहोगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म भी होगा, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया उस समय क्या रहेगा, थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट रहेगा। यहां पर कहीं पर स्ट्रेस निकालना होगा तो लोड अपॉन एरिया कर देंगे, और इलोंगेशन निकालना होगा तो पीएल अपॉन ए कर देंगे। सिंपल सा बात, मतलब पीएल अपॉन ए एक प्रिज्मेटिक मेंबर के लिए वैलिड है। नॉन प्रिज्मेटिक में 3 बातें हो सकती हैं, नॉन प्रिज्मेटिक में 3 बातें हो सकती हैं। नॉन प्रिज्मेटिक मतलब एरिया इज नॉट इक्वल टू
कांस्टेंट, एरिया इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसमें आपका आ सकता है कोनिकल बार। पहला क्या आ सकता है? कोनिकल बार। अब कोनिकल बार कैसे होता है? ऐसे कोन की ऐसे धीरे धीरे एरिया बढ़ रहा है, इसमें आपने लोड लगा। इसकी भी एनालिसिस हम आपको कराएंगे, इसकी भी एनालिसिस हम आपको कराएंगे। तो ये कोनिकल बार। दूसरा आपका हो सकता है कि टेपर्ड बार। टेपर्ड बार, अब टेपर्ड बार कैसे है कि ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन ही है, ये आपका कैसा है? रेक्टेंगुलर सेक्शन ही है, पर धीरे धीरे इसकी मोटाई बढ़ रही है। बात समझे? ए ई बट पी नॉट सेम, ए पी नॉट सेम। देखिए आप जंक्शन लोड लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम अभी बेसिक एंड लोड की बात कर रहे हैं। आप बीच बीच में भी लोड लगाएंगे जिसका हम नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल फोर्स डायग्राम बनवाए भी होंगे, फिर बनवा देंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो ये टेपर्ड बार हो गया। और तीसरा जो होता है वो स्टेप्ड बार। पहले आप तीनों का क्लासिफिकेशन आप देख लीजिए। तो नॉन प्रिज्मेटिक में स्टेप बार, स्टेप बार क्या होगा कि भाई मान लीजिए इतना यूनिफॉर्म रहा, फिर उसके बाद मोटा हो गया, स्टेप के फॉर्म में, सीढ़ियों के फॉर्म में हो गया। तो ये 3-4 केसेस होंगे। इस केस के क्वेश्चन हम कर लिए, डेल्टा इक्वल टू पी एल अपन ए हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि हम प्रिज्मेटिक बार की बात करें। क्लियर है ना? ये सारी चीज क्लासिफिकेशन तो क्लियर है ना कि आपको एक्सली लोडेड मेंबर कैसे कैसे हो सकता है। अनुराग जी आप बताइए कि आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, और उसमें क्या क्या बातें होंगी, हम उसको इंडिविजुअल कराएंगे। तो अभी आपको क्लियर है कि कैसे कैसे, जैसे कोनिकल बार, तो कोनिकल बार अगर आप बर्थडे की टोपी ले, उसको ऊपर से थोड़ा सा काट दें, बर्थडे की टोपी ऐसे है, ऐसे ऊपर से ऐसे उड़ा दो इतना, तो ये जो बचेगा ये आपका कोनिकल बार। तो हर जगह कोनिकल का क्रॉस सेक्शन तो सर्कुलर ही होगा। कोनिकल का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सर्कुलर। ऐसा नहीं है हमेशा हॉरिजॉन्टल बने, ऐसा भी जरूरी नहीं है, कभी कभी वर्टिकल भी रहता है। जैसे आपने अगर फाउंडेशंस देखे होंगे, फाउंडेशन, तो फाउंडेशन में ऐसे वर्टिकल भी लोडेड आपको मेंबर, यहाँ कंप्रेसिव लोड लग रहा होगा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा? कंप्रेसिव लोड लग रहा हो, ये भी कोनिकल है। तो हम सब लोग अब अलग अलग नॉन प्रिज्मेटिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नॉन प्रिज्मेटिक, नॉन प्रिज्मेटिक बार्स। और नॉन प्रिज्मेटिक में पहला बात कर रहे हैं कोनिकल का। पहला क्या करेंगे? कोनिकल। अच्छा आप चाहें तो हम डेरिवेशन कर आए, अदरवाइज आप इसको सिंपली बहुत आसानी से, अच्छा वर्टिकली काट दें तब, अच्छा मान लीजिए ऐसे टोपी है बर्थडे वाली, और जब इसको ऐसे काट दे तब क्या होगा? क्वेश्चन यही तो आप कह रहे हैं ना अनुराग जी, कि ऐसे ही कट कर दे तो क्या होगा? आप बताइए। ऐसे जब कट करेंगे तो ऐसे एक फेस मिलेगा और पीछे की तरफ ऐसे सर्कुलर मिलेगा कि नहीं? यहां आप जब भी कट करेंगे, जब भी यहां कट करेंगे तो एक ट्रायंगल आपको मिलेगा, एक ट्रायंगल ऐसे, और पीछे की तरफ ऐसे रहेगा, तो ये ट्रायंगल मिलेगा। यहां पर ये सेमीकोन एंगल होगा, ये आपका क्या होगा? सेमीकोन एंगल होगा। भाई वर्टिकल आप ऐसे भी तो काट सकते हैं, आप इसमें तिरछा भी काट सकते हैं, तिरछा काट देंगे। जैसे गन्ने को काटना है यार, गन्ना ऐसे मोटा सा है, मोटा सा गन्ना है, अब इस गन्ने को आप ऐसे कट करेंगे तो आपको यहाँ एक सर्कल दिखेगा, ऐसे तिरछा कट कर देंगे तो यहाँ एक एलिप्स दिखेगा, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? एलिप्स दिखेगा। समझ पाए अनुराग जी? और अगर ऐसे बीच से चीर दें तो आपको ऊपर की तरफ ऐसे सिलेंडर तो रहेगा, पर ऐसे फ्लैट नीचे एक रेक्टेंगल दिखेगा। जब बीच से चीर देंगे ये रेक्टेंगल देगा, ये इलिप्स देगा, और ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन देगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें? अनुराग जी आप बताइए, कंफर्म बताइए सब लोग। ये सब चीजें तो बहुत एज्यूम कराएंगे, अभी स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन आने दीजिए आपको। स्ट्रेस मतलब अभी तो हम एक्सियल लोडेड की बात कर रहे हैं, तिरछा हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? एक ही पॉइंट पर, एक ही पॉइंट अगर है, यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे पॉइंट है, और इसी पॉइंट पर ऐसे सेक्शन भी हो सकता है, ऐसे सेक्शन भी हो सकता है, ऐसे सेक्शन भी हो सकता है। अलग अलग एंगल पर क्या होगा, क्या प्रभाव आएगा, इसको तो आपको हम कराएंगे। इसके बिना कैसे हो सकता है? इसके बिना तो आप भाग ही नहीं सकते। सोम क्या पढ़े? कुछ नहीं पढ़े जब तक आप
अलग अलग एंगल्स पर चीजें नहीं जान पाए, तो वो सब ठीक है। स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन आने दीजिए, मोर सर्किल इतना बेहतरीन बता देंगे जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, अभी तो खैर बेसिक बेसिक पर चलते हैं। जैसे ये कोनिकल, अब देखिए इसमें हम बहुत डेरिवेशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इससे फायदा नहीं है, लेकिन आप चाहेंगे तो हम करा देंगे। पहली बात समझिए कि क्या मामला है। मान लीजिए हमने पी लोड लगाया, अब देखिए एक तरफ कभी मत लगाइएगा, सोम का मतलब ये इक्विलिब्रियम, सोम के एनालिसिस ही आपको यूनिवर्सल एजम्पशंस भी हमने बोल रखा होगा कि सोम मतलब ही इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो हमने पी लोड लगाया और इसका लेंथ मान लीजिए एल है, और मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो, मटेरियल की प्रॉपर्टी में आपका आ गया इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस क्या है? ई है। इलास्टिक मॉडुलस मान लीजिए ई है, और यहां का डायमीटर D1 है, और यहां का डायमीटर क्या है? D2 है। अब अगर इसका इलोंगेशन निकालना हो, सिंपल सा देखिए, इसका इलोंगेशन निकालना हो तो कैसे निकालें, क्वेश्चन ये। तो इसके लिए फार्मूला आप कहोगे सर PL/AE लगाएं, तो P तो कांस्टेंट है, चाहे जिस सेक्शन पर जाओगे P से खिंचाओ है। भाई आप कहीं भी यहां पर कोई एक सेक्शन कट करो, उससे पूछो क्या हाल है, वो कहेगा ये चीर फाड़ देना चाहते हैं, हमें ऐसे खींच के आगे भगा देना चाहते हैं। तो P हर जगह लोड तो समान है, तो फॉर्मूला हमारे दिमाग में P लगाएं, L भी कांस्टेंट। A कौन सा लें, क्वेश्चन ये है। तो ये तुरंत आप कहोगे ना गुरुजी कौन सा A लें, मतलब वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। जब ये डाउट आ जाए, जैसे मैथ बहुत सिंपल चीज है, मैथ कहता है कि 2 दूनी 4 हो रहा है तो 4 ही होगा। अगर आप 5 करने के चक्कर में है या कहीं 5 करके आंसर लाने की कोशिश की, गलत हो गया। तो उसने कहा कौन सा ए ले, सर नहीं हमें नहीं मालूम, बस इसका मतलब वो फार्मूला नहीं लगेगा, तो ये फार्मूला नहीं। तो इस केस में फार्मूला ध्यान रखिए, रटने के पर्पज से बता रहे हैं, PL/A। जैसे A जो आप लिखते थे वो π/4 d² सिलेंडर के केस में लिखते थे। सिलेंडर के केस में क्या लिखते थे? π/4 d²। यहां भी कुछ नहीं करना है, π/4 d1 d2 e, बस सिंपल सा। बात समझ में आ रही है? तो कोनिकल के केस में जैसे सिलेंड्रिकल अगर सिलेंड्रिकल होता तो π/4 d² लिखते, क्योंकि उसका डायमीटर हर जगह क्या होता है? समान होता है। यहां सिलेंडर नहीं है, यहां कोनिकल है, तो d1 d2 e, और कई जगहों पे यही आपको आसान किया हुआ मिलेगा, 4PL अपन पाई d1 d2 e, ऐसे लिख के मिल जाएगा। तो इलोंगेशन इन कोनिकल बार आसान है ना, याद कर लोगे, अब तो याद करना आसान हो गया ना, कुछ नहीं करना, PL/A की जगह बस π/4 d1 d2 कर देना है। अब तो आसान है। अनुराग जी आप बताइए, शिवांगी आप बताइए, आसानी से याद कर लोगे ना इसको? गौरव जी आप बताइए, गौरव कुमार जी याद कर लेंगे डेल्टा इक्वल टू 4PL/π d1 d2 कब? जब कोनिकल हो। D1 क्या है? स्मॉल सेक्शन का डायमीटर, और फिर लार्जर सेक्शन का डायमीटर D2 है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये आता है, भाई तो इलोंगेशन है इतना, ये पी लोड लगाने पर खिंच जाएगा, अगर यही कंप्रेसिव लोड होता तो इतना कंप्रेस हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रेस क्या होगा, क्या हर सेक्शन पर लोड समान है? बताइए आप लोग, क्या हर सेक्शन पर लोड समान है? कंफर्म बताइए, क्या लोड हर एक सेक्शन पे समान है? चाहे जहां काटिए हर जगह आपको लोड क्या मिलेगा? समान मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, तो लोड अगर समान है, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया समान है? नहीं, यहां पे छोटा बिंदु सा है और यहां पर बड़ा सा है। अब जब एरिया समान नहीं है, लोड समान है, तो क्या स्ट्रेस हर जगह समान होगा? नहीं। तो कोनिकल सेक्शन में, कोनिकल बार में स्ट्रेस हर जगह समान नहीं होगा, और जब समान नहीं होगा तो आप जो चीज बदल देखिए, जो कोई चीज बदल नहीं रहा है तो उसका मैक्सिमम मिनिमम पूछना ही बेकार है, बेकार आदमी। मतलब क्या मैक्सिमम पूछते हो? बस जो बदल रहा है वो कभी मैक्सिमम भी होगा, कभी मिनिमम भी होगा। जो भी चीज बदल रही है, इनवर्स की कोई चीज अगर बदल रही है तो कभी मैक्सिमम होगी, कभी मिनिमम, और हमारा इंटरेस्ट यहां मिनिमम पर कोई बहुत फायदा है नहीं। मिनिमम अगर पूछता है तो कोई बात नहीं, मिनिमम बता लेंगे। अगर आपसे पूछे, देखिए स्ट्रेस जो होगा वो P/एरिया, अब जब आप मिनिमम एरिया लोगे तो ये क्या होगा? मैक्सिमम मिलेगा।
और जब P अपान एरिया मैक्सिमम लोगे, जो आप एरिया मैक्सिमम लोगे तो स्ट्रेस क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। तब स्ट्रेस आपको क्या मिलेगा? मिनिमम मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, कोनिकल बार के केस में अगर आपसे पूछा है मैक्सिमम स्ट्रेस बताओ, तो आप कहोगे लोड अपान ए मिनिमम, और ए मिनिमम कहां होगा? यहां पर। तो ए मिनिमम आएगा π/4, π/4 आगे लिख दे रहे हैं इसको। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इन कोनिकल बार, मैक्सिमम स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपान π/4 छोटा वाला डायमीटर स्क्वायर। और अगर कोई पूछे मिनिमम स्ट्रेस इन कोनिकल बार, तो मिनिमम स्ट्रेस होगा π/4 d2 स्क्वायर, बड़ा वाला एरिया स्क्वायर। और मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो अगर पूछे, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो अगर पूछे, तो ये d2 स्क्वायर d1 अपान d2 का होल स्क्वायर होगा। d1 अपान d2 का क्या होगा? होल स्क्वायर। मतलब समझ पाए ना सारी चीजें? तो एकदम समझ में आया? इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। इलोंगेशन पूछेगा, स्ट्रेस पूछेगा। अगर इसमें अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, चलो क्वेश्चन पे बात करेंगे, पहले थ्योरी आप समझ लीजिए। थ्योरी हो गई क्लियर कि इससे ज्यादा कोनिकल में नहीं आएगा। एक इलोंगेशन की बात आएगी और एक स्ट्रेस की बात आएगी। आगे बढ़े। एक दो बातें देखिए कैसे कैसे माइंड चलता है, हम इस पर और भी बातें कर रहे हैं, जितना बताएंगे उससे अलग कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी ले रहे हैं। ये एक कोनिकल बार है, यहां पर हमने पी लोड लगाया, और कोनिकल तब समझ में आता है जब यहां ऐसे सर्किल बना हुआ आए। अब इसकी लंबाई L है, क्रॉस सेक्शनल इसका एंग्स मॉडुलस E है। एंग्स मॉडुलस क्या है? E है। अब पहला क्वेश्चन आ सकता है कि भैया इसका सिग्मा अलाउबल दिया हो कि इससे ज्यादा स्ट्रेस ये नहीं सह सकता, हम ना सह पाएंगे, नहीं सह सकता, इससे ज्यादा कभी नहीं, तो कितना मैक्सिमम पी लगा सकते हैं? भाई ये भी क्वेश्चन है, कितना मैक्सिमम लोड। अब बताइए कहां पर ज्यादा स्ट्रेस होगा? इस वाले सेक्शन पर। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस होगा P अपान π/4 d1 स्क्वायर। d1 होगा कि नहीं? और इसको हम क्या करेंगे? सिग्मा अलाउबल से कम या बराबर, हद अदा उसके बराबर हो जाए। हद क्या कर रहे कि उससे ज्यादा स्ट्रेस ना हो, तो क्या P निकल जाए, क्योंकि d1 दिया है, डायमेंशन दिया हुआ है। और जब डायमेंशन दिया तो आप बता सकते हैं गुरुजी इससे ज्यादा लोड ना लगाइएगा, इससे ज्यादा लोड लगाओगे तो ये बेचारा फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा लोड लगाओ मतलब इससे ज्यादा स्ट्रेस डेवलप हो गया, तो ये पी निकल जाएगा। कितना मैक्सिमम। दूसरा, अगर आपको दिया हो कि मैक्सिमम अलाउबल इलोंगेशन दिया हो, तब कितना लोड लगा सकते हैं। अगर ये दिया हो तो इलोंगेशन वैसे कितना आता है? वैसे आता है 4pl अपान पाई d1 d2 e, और ये क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल टू सिग्मा मैक्स अलाउबल के बराबर होना चाहिए। अब ये सब क्वेश्चन की बात है कि क्या दिया है, क्या आपसे वो पूछना चाहता है, क्या दिया है, क्या आपसे पूछना चाहता है। अगर मैक्सिमम अलाउबल इलोंगेशन दिया है तो ये यूज करिए, मैक्सिमम अलाउबल स्ट्रेस दिया तो इसको यूज करिए बेहतर तरीके से। इतनी बात समझ में आई? इसको ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू इसी से आएंगी, न्यूमेरिकल ही आएगा। अनुराग जी आप बताइए, नहीं समझ में आया? आप बताइए। देखिए क्या है कि कोई एक कोनिकल बार है जिसका डायमीटर एक साइड d1 है और एक साइड क्या है? d2 है। अच्छा, एक कोनिकल बार है, सिंपल सा कोनिकल बार, जिसका एक तरफ डायमीटर d1 है और एक तरफ डायमीटर d2 है। उसका एंग्स मॉडुलस भी दिया है, और आपसे कहा गया कि ये बार कोई भी वैल्यू, मान लीजिए आ गया ये 100 मेगापास्कल, ये बार 100 मेगापास्कल से ज्यादा स्ट्रेस नहीं सह सकता। हम देखिए क्या है कि हम थ्योरेटिकल आपको करा रहे हैं, तो हम उसको अलाउबल के टर्म में ले रहे हैं, लेकिन आप जब क्वेश्चन करेंगे तो न्यूमेरिकल आएगा। तो मान लीजिए कहा गया कि 100 मेगापास्कल से वो नहीं ज्यादा सह सकता। अब देखिए ज्यादा यहां पर पूछोगे कम, यहां कम, क्यों? सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो कहां सकता है? जहां पर एरिया कम हो, जहां एरिया सबसे कम हो। तो आपने कहा कि एरिया सबसे कम π/4 d स्क्वायर है, तो हमने कहा कि P अपान π/4 d1 स्क्वायर जो है ये अलाउबल से अगर कम रहेगा तो सेफ रहेगा। गुड मॉर्निंग अजय कुमार जी, गुड मॉर्निंग। कहां थे अभी तक? चलिए,
तो हमने क्या किया, मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो अलाउबल से कम कर दिया। अब ये D1 दिया हुआ है, जब इधर जाएगा मल्टीप्लाई करके तो P का मान वो आएगा कि इससे ज्यादा लोड आप मत लगाइए, इससे कम लगाएंगे तो सेफ रहेंगे। तो वही पूछा जाता है कि इसमें परमिसिबल स्ट्रेस दे दिया, अलाउबल स्ट्रेस दे दिया, और पूछा कितना लोड हम आसानी से लगा सकते हैं, तो आपने बता दिया। कभी कभी क्या रहेगा कि भाई हम इसको खींच रहे हैं 1 mm या 2 mm, मान लीजिए इसका कुछ भी है, 1 mm से ज्यादा खिंचाव ना होने तो हम फेल मान लेंगे। अब अगर 1 mm से ज्यादा खिंचाव ना हो तब कितना लोड लगा सकते हैं? देखो आप खींचते जाओगे लंबा होता जाएगा, पर उसने कहा कि कितना लोड लगाएं कि 1 mm से ज्यादा इलोंगेशन ना हो, क्योंकि परमिसिबल इलोंगेशन 1 mm है। तो आपको इलोंगेशन का इसका फॉर्मूला मालूम है, 4PL अपॉन पाई D1 D2 E। ये क्या होना चाहिए, 1 mm से कम या बराबर होना चाहिए। अब D1 D2 E और L ये सब मालूम है, तो P निकाल लेंगे। तो क्या निकाल लेंगे, P निकाल लेंगे। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो ये देकर P निकलवाना चाहता है कि ये देकर P निकलवाना चाहता है। दोनों आपको कुछ भी दिया रहेगा, आप आसानी से निकाल लेंगे। अब अनुराग जी समझ में आया? कंफर्म बताइएगा, चीजें क्लियर हो रही हैं कि कैसे? तो आप बता पाएंगे गुरुजी इससे ज्यादा लोड ये नहीं सह सकता। अब एक और बात बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे आप लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो अब करने जा रहे हैं। चलिए समझ गए, बहुत बेहतरीन। ठीक है, अब आया मान लीजिए कोनिकल बार है, कोनिकल बार है, इस पर आपने P लोड लगाया। हाँ गुरुजी लगाया, कोई दिक्कत नहीं। इसकी लंबाई L है और मटेरियल की प्रॉपर्टी E है। इसमें इलोंगेशन कितना आने वाला है? तो आपने कहा गुरुजी PL अपान पाई बाई 4 D1 D2 E। ये तो बहुत आसान था, फॉर्मूला रटा दिया। अब हम आपसे कह रहे हैं कि हम कोनिकल ना बना के हम एक सिलेंड्रिकल बार बनाना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, कोनिकल ना बना के एक सिलेंड्रिकल बार बनाना चाहते हैं, और हम चाहते इसमें भी P लोड लगाएं और इसमें भी P लोड लगाएं, तो डेल्टा इसमें वही इलोंगेशन हो। तो क्या डायमीटर होना चाहिए? फिर से, एक कोनिकल बार में अगर P लोड लगाया जाता है तो ये आपका इलोंगेशन आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इधर का डायमीटर D1 है और इधर का डायमीटर क्या है, D2 है, ये आता है। किसी ने कहा कि हम एक सिलेंड्रिकल बार बनाएंगे, हम क्या बनाएंगे, एक सिलेंड्रिकल बार बनाएंगे। अब सिलेंडर का मतलब उसमें एक ही डायमीटर होगा, उसी मटेरियल का, उसी प्रॉपर्टी, वही लंबाई का हम एक सिलेंड्रिकल बार बनाते हैं जिसमें P लोड लगाने पर वही इलोंगेशन हो। तो डायमीटर क्या होना चाहिए, P लोड लगाने पर वही इलोंगेशन हो तो डायमीटर क्या होना चाहिए? समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि एक कोनिकल बार था D1 D2 डायमीटर का, दूसरा कि हम एक सिलेंडर बनाना चाहते हैं जिसमें उतना ही लोड लगाने पर वही इलोंगेशन हो जो कि कोनिकल में हो रहा है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि P लोड लगाए, L लंबाई पर लगाए, इलोंगेशन वही हुआ, तो इसी कोनिकल बार के इक्विवेलेंट सिलेंड्रिकल बार का डायमीटर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ऐसे आएगा। ऐसे भी आ सकता है कि सेम लोड पर सेम इलोंगेशन आने के लिए क्या डायमीटर होना चाहिए, सेम लोड पर सेम इलोंगेशन क्या होना चाहिए। और दूसरा ये आ सकता है कि किसी कोनिकल के इक्विवेलेंट सिलेंड्रिकल डायमीटर बार का डायमीटर क्या होना चाहिए। दोनों सेम है, दोनों क्वेश्चन। तो इसका डेल्टा क्या होता है, इसका डेल्टा होता है PL अपान A। इसका क्या होता है, पाई बाई 4 D स्क्वायर E। भाई ये सिलेंडर का होता है, ये कोनिकल का होता है। सिलेंडर में एरिया होता है पाई बाई 4 D स्क्वायर। जब दोनों इक्वल करेंगे, दोनों का, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, अनुराग सिंह ने बहुत बेहतरीन, जब दोनों का इलोंगेशन इक्वल करेंगे तो यहां से आएगा D इक्वल टू D स्क्वायर इक्वल टू D1 D2, D स्क्वायर इक्वल टू D1 D2। आप दोनों बराबर करके आमने सामने रखिए, PL PL कट जाएगा, E कट जाएगा, पाई बाई 4 कट जाएगा, D स्क्वायर इक्वल टू D1 D2 आ जाएगा। या इसी को हम रेड कलर में लिख रहे हैं जो थोड़ा सा बेहतरीन बात है, D इक्वल टू अंडर रूट D1 D2। बात समझ में आ रही ना? D इक्वल टू अंडर रूट D1 D2 मतलब क्या है कि इस डायमीटर, दोनों डायमीटर के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर डायमीटर का अगर आप सिलेंडर ले लीजिए, अगर उसके बराबर डायमीटर का सिलेंडर ले लीजिए तो इलोंगेशन क्या होगा, सेम होगा।
या फिर उसके इक्विवेलेंट सिलेंडर मिल जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब अगर यहां से ध्यान से देखें, D1, D और D2 हमने कहा आर इन जीपी, क्या है, जीपी में है। जीपी क्या होता है, गुणोत्तर सीरीज। हाँ मटेरियल सेम हो भाई, उसी मटेरियल का, नहीं तो ई अलग अलग हो जाएगा। मटेरियल अगर सेम ना करें तो ई अलग अलग हो जाएगा, तो बातें बदल नहीं। उसी मटेरियल का, अगर ये गोल्ड का था तो भी गोल्ड का ही ढालना है, अगर ये सिल्वर का था तो ये भी सिल्वर का ही होना चाहिए, एल्युमिनियम का है एल्युमिनियम का ही होना चाहिए। मटेरियल सेम होना चाहिए तभी तो ई दोनों का सेम होगा, लोड वही लगाए, लंबाई वही है। तो अगर ऐसे इक्विवेलेंट डायमीटर मतलब इक्विवेलेंट सिलेंडर आपको निकालना हो तो उस केस में D1 जो सबसे छोटा, D2 और D, D1 D2 और D ये कॉमन लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। D1 D2 और E जो होगा, ये दोनों D1 D2 और E, सॉरी D1 D और D2 ये क्या होंगे, जीपी में होंगे। किस में होंगे, जीपी। जीपी का मतलब जो बीच में रहता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है, और इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। गुणोत्तर श्रेणी आप पढ़े होंगे, ए बी सी अगर जीपी में हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू एसी होता है। एबीसी अगर जीपी में हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एसी होता है। क्लियर है बात, समझ में आ रही ना। चलो भाई, तो अब आप समझ गए होंगे। अब हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए। हाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वही गुणोत्तर श्रेणी। अब हमें ध्यान से बताइएगा, पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं करने हैं। मान लीजिए इधर का डायमीटर 2 mm हो, ठीक है, और इधर का डायमीटर 32 mm हो। ध्यान दीजिए क्वेश्चन हम क्या पूछ रहे हैं, एक 2 mm और एक 32 mm। पहला क्वेश्चन है कि आप बताइए मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस का रेशियो बताइए जब इस पर पी लोड लगाया जाए। जब इस पर पी लोड लगाया जाए तो मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस का रेशियो बताइए। अभी हमने आपको बताया था कि मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो D2/D1 का होल स्क्वायर आता है। D2/D1 का क्या आता है, होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, 32/2 का होल स्क्वायर, और ये 16 का आएगा 256। मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस का रेशियो क्या आएगा, 256। दूसरा, इसके इक्विवेलेंट सिलेंडर का डायमीटर बताओ। इक्विवेलेंट सिलेंडर का डायमीटर जो होगा वो √D1 D2, तो ये 32 mm और ये क्या हो गया 8 mm। इसके इक्विवेलेंट सिलेंडर का डायमीटर क्या आ गया 8 mm। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं, बेहतरीन एकदम शानदार। चलो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, समझदारी से कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप कर लिए होंगे, आगे हम बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, टेपर्ड बार। दूसरा क्या है, टेपर्ड बार। अब देखिए टेपर्ड बार पहले समझी तो क्या होता है, फिर देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। आइए, तो ऐसे टेपर्ड बार आप देखिए, आपने गांव में पटरा फ्लैट देखा होगा, पटरे को हम देखिए, पटरा अगर देखें तो वो एक क्यूबॉइड होता है। पटरा अगर देखें तो क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, ऐसे ऐसे मोटा सा, ऐसे क्यूबॉइड रहता है। हमने क्या किया, इसको ऐसे कट कर दिया, इतना मटेरियल छिलके निकाल दिया। अब जब मटेरियल छिलके निकाल दोगे तो क्या ये मोटाई खत्म हो जाएगी, नहीं, मोटाई अभी रहेगी। ये है टेपर्ड बार। तो इसकी थिकनेस पहले आप इसको समझिए कि टेपर्ड बार है क्या, फिर हम आपको आगे चीजें बताएंगे। इसकी थिकनेस हर जगह क्या है, यूनिफॉर्म है। थिकनेस हर जगह क्या है, यूनिफॉर्म है। अगर यहां पर टी है तो यहां भी टी है, यहां भी टी है, हर जगह थिकनेस क्या है, यूनिफॉर्म। पहले आप टेपर्ड बार समझ पाए ना, फिर क्वेश्चन तो करते रहेंगे, क्वेश्चन हम सब लोग करते रहेंगे। तो टेपर्ड बार में थिकनेस हर जगह क्या है, यूनिफॉर्म है। थिकनेस आपको हर जगह यूनिफॉर्म मिल रहा है। क्लियर हो गई बात, एकदम समझ में आ रहा ना।
अच्छा यहाँ पे कॉर्नर पे राउंड कर दें, जो क्रिकेट बैट की बात कर रहे हो, चारों कॉर्नर पे राउंड नहीं भाई, अब अगर राउंड कर देंगे तो वहां पर स्ट्रेस अलग हो जाएगा, वहां का एरिया तो वो निकालना कठिन होगा भाई। यहाँ पे अगर राउंड कर दे क्रिकेट बैट की तरह तो वो एरिया निकालना कठिन होगा, तो हम सब लोग ऐसे ही मान के चलेंगे, अभी स्ट्रेस कंसंट्रेशन इफेक्ट नहीं मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है, पहले तो आप ये समझिए कि ये समझ गए कि थिकनेस हर जगह, और यहां मान लीजिए हाइट ये B1 है, ये हाइट क्या है B1, और यहां पर हाइट ये क्या है B2 है। अच्छा एक बात बताइएगा, बहुत ईमानदारी से बताइएगा, अगर हम इसको कहीं पर कट करें, ऐसे आर्म मशीन लेके ऐसे काट दिए, काटने पे किस तरह का सेक्शन मिलेगा? सर्किल मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, कि स्क्वायर मिलेगा, कि कुछ और मिलेगा, इलिप्स मिलेगा मान लीजिए। तो अगर हम इसको कट करें, ऐसे कहीं पर भी कट करें, सब लोग आंसर करिए, अगर हम इसको कट करें तो कट करने मिलेगा क्या? सर्किल मिलेगा कि रेक्टेंगल मिलेगा, कि आपको स्क्वायर मिलेगा, कि आपको इलिप्स मिलेगा? बताइए, कट करने क्या मिलने वाला है? अगर कहीं भी कट करें, जो हम मार्क कर रहे हैं कि ऐसे रेड कलर से हम इसको कट कर दिए, तो कट करने क्या मिलने वाला है? अगर इसको हम यहां से ऐसे कट किए तो आपको क्या रेक्टेंगल मिलने वाला है कि नहीं? क्लियर है ना? शिवांगी जी आप बताइए, कंफर्म समझ में आ रही चीजें? अगर इसको हम कट करते हैं तो क्या हमें रेक्टेंगल, बिल्कुल बहुत बेहतरीन, समझ में आना चाहिए। इस रेक्टेंगल का डायमेंशन टी तो टी ही रहेगा, थिकनेस तो टी ही रहेगा, पर जो विड्थ होगी वो B1 से ज्यादा और B2 से कम होगी। जो विड्थ होगी वो B1 से ज्यादा और B2 से कम होगा, ये कंफर्म है ना? गौरव कुमार आप बताइए। चलिए, तो टारगेट ऑन इंजीनियर्स पे और भी आप लोगों को बताते रहिए कि क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन क्लास में, अगर बहुत बेसिक तरीके से कर रहे हैं थोड़ा सा तेज करेंगे आगे, लेकिन आप पहले बेसिक को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिसमें हमने फर्स्ट को बहुत डिटेल में कराया, सेकंड भी हम आपको करा ही रहे हैं, अभी इसमें एक दो पॉइंट्स बचे हुए हैं जिस पर अभी 2-3 लेक्चर चलेगा ही चलेगा। तो ये है, अब यहां पर आपको क्लियर हो रहा है। तो जैसे आप पी लोड लगाओगे, आप सिंपल सोचो कि जैसे पी लोड लगाएंगे गुरुजी, तो इसमें खिंचाव तो होगा, ये खींचेगा, ऐसा नहीं कि ये खींचेगा नहीं। पहला क्वेश्चन है कि खिंचाव कितना होगा, क्वेश्चन इसमें खिंचाव। तो देखिए खिंचाव का फार्मूला रटने नहीं है, सोचना है आपको। तो डेल्टा जो होगा वो क्या होगा? पी एल तो रहेगा गुरुजी। अब ए कौन सा लें, ए कौन सा लें? तो ध्यान रखिएगा यहां पर ज्यादा वाला एरिया B2 इंटू टी इंटू, पीछे का एरिया जो होगा एक रेक्टेंगल होगा, पीछे का एरिया क्या होगा? एक रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल का एरिया जो होगा वो B2 इंटू टी होगा, और आगे का यहाँ का ये वाला एरिया अगर देखें, ये वाला एरिया क्या है? -B1 इंटू टी, और पीछे का एरिया माइनस आगे का एरिया, पीछे का जो एरिया है माइनस आगे का एरिया, और बाद में आएगा नेचुरल लॉग जिसका बेस ई होता है, बड़ा वाला B2 अपान B1। बस यही आपका इलॉन्गेशन का फॉर्मूला है टेपर्ड बार में। एकदम आसान तरीके से बता रहे हैं आपको, टेपर्ड बार में इलॉन्गेशन का फॉर्मूला PL अपान ए, कौन सा? कोई नहीं, पीछे माइनस आगे, B2T माइनस B1T ई, PL अपान ए तो करना ही है, उसके बाद लॉग आ जाएगा B2 अपान B1। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा इक्वल टू, आसान थोड़ा सा कर दे रहे हैं, डेल्टा इक्वल टू होगा PL अपान B2 माइनस B1, B2 माइनस B1T इंटू ई, और क्या आएगा? लॉग, नेचुरल लॉग B2 अपान B1, नेचुरल लॉग B2 अपान B1। बात समझ में आई? नेचुरल लॉग B2 अपान B1। तो टेपर्ड बार में भी आप क्लियर। देखिए ये डेरिवेशन अब वही आप ध्यान रखिए, ये क्यों आया, क्यों आने के लिए आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। डेरिवेशन से बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छे नहीं निकलने वाले, बहुत फायदा नहीं होगा एक दिन में एक ही डेरिवेशन सिर्फ यही करने, क्योंकि अगर हम किसी x दूरी पर हम आपसे कहें कि b का मान, देखिए t तो हर जगह समान है भाई, क्रॉस मतलब थिकनेस हर जगह समान है,
पर अगर हम x दूरी पर जाएं तो b बदल रहा है, पहले b1 था और बाद में जाके l दूरी पर b2 हो गया, l दूरी पर जाके क्या हो गया, b2। तो x दूरी पर आपको b निकालना पड़ेगा, और b इसलिए क्योंकि एरिया चाहिए, एरिया के लिए b इंटू टी चाहिए ना, एरिया के लिए क्या होना चाहिए, b इंटू टी। तो टी तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, रेक्टेंगल ही तो मिलेगा, रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, पर b आपको किसी x दूरी पर निकालना पड़ेगा, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, और जब इंटीग्रेट करेंगे तब ये फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला फिर से देख लेते क्या करना है, पी एल अपान ए ई हमारे दिमाग में जहन में बैठा हुआ है, तो पी एल अपान ए कहां का एरिया, पीछे का एरिया b2 इंटू टी है, भाई पीछे भी तो रेक्टेंगल ही है ना, पीछे भी तो एक रेक्टेंगल ही है, और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, इस रेक्टेंगल का एरिया है b2 इंटू टी, इस रेक्टेंगल का, और सामने जो है इस रेक्टेंगल का एरिया है b1 इंटू टी। ये एक आयत तो है जिसकी लंबाई b इंटू टी, तो कुछ नहीं करना, पी एल अपान b2 इंटू टी माइनस b1 इंटू टी इंटू ई, पी एल अपान ए, और फिर इसके बाद नेचुरल लॉग b2 अपान b1, b2 अपान b1। अगर हर जगह विड्थ समान हो, प्रिज्मेटिक सेक्शन हो, तो उस केस में ये आपका 1 आएगा, और log 1 भी डिफाइंड नहीं, 0 भी होगा, क्योंकि ये और ये एरिया दोनों। तो उस केस में आप कुछ नहीं गुरुजी, प्रिज्मेटिक में ये फॉर्मूला लगाएं क्यों, अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये भी डिफाइंड नहीं, ये भी डिफाइंड नहीं, अरे भाई b2 इंटू टी, यहां भी b यहां भी b, तो ये 0 आ जाएगा और ये log 1 आ जाएगा, 0.0 तो डिफाइंड ही नहीं, log 1 आएगा ना, 0.0 तो डिफाइंड ही नहीं, तो हम सिंपल वहां pl अपान बीटी हर जगह क्रॉस सेक्शन बीटी, हर जगह क्रॉस सेक्शन बी इंटू टी होगा ना जब प्रिज्मेटिक होगा। देखिए प्रिज्मेटिक का मतलब सर्कुलर मत समझिएगा, प्रिज्मेटिक का मतलब जो भी क्रॉस सेक्शन हो पूरी लंबाई में सेम हो, बस जो भी क्रॉस सेक्शन पूरी लंबाई में क्या हो, सेम हो। क्लियर, तो अब आप फार्मूला आई थिंक याद कर लोगे, बहुत आसान सा फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है। अगर ये टेपर्ड बार है ऐसे, तो टेपर्ड बार यहाँ का b2 b1 है और यहाँ का b2 है, और थिकनेस क्या है, थिकनेस आपका t है, अगर थिकनेस आपका क्या है, t है, तो इलोंगेशन जो होता है वो pl अपान b2 माइनस b1 t इंटू e, और उसके बाद log b2 अपान b1 सिंपल सा था। स्ट्रेस अगर पूछें, क्या पूछें, स्ट्रेस, ये इलोंगेशन था, ये क्या था, इलोंगेशन, और ये आपका क्या है, स्ट्रेस। एक बार सीख लीजिए, जिंदगी में याद रखना पड़ेगा इसको। स्ट्रेस तो गुरुजी स्ट्रेस होता है क्या, सिग्मा होता है लोड अपान एरिया, तो लोड तो हर जगह समान है, लोड तो हर जगह समान है, एरिया बदल रहा है, कौन सा एरिया लें, एरिया बदल रहा तो कौन सा एरिया लें, तो हम कहेंगे मैक्सिमम अगर चाहते हो तो छोटका एरिया ले लो, तो मैक्सिमम क्या होगा, P अपान छोटका एरिया क्या होगा, B1 इंटू टी, यहां सबसे छोटा वाला एरिया। अगर आप मिनिमम स्ट्रेस चाहते हैं, सबसे मिनिमम, तो होगा P अपान B2 इंटू टी, और बीच में कहीं एरिया इन दोनों के बीच में होगा, तो यहां पर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस अपान मिनिमम स्ट्रेस जो होगा, मैक्सिमम अपान मिनिमम जो होगा वो B2 अपान B1 होगा। इतना आप कॉपी कर लीजिए, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड को आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, क्लियर हुआ बात। तो सर्कुलर भी हमने करा दिया, प्रिज्मेटिक भी कराया, इलोंगेशन आपको टेपर बार भी करा दिया, थोड़ा आप इसको याद करना पड़ेगा। डेरिवेशन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बताइए, हम डेरिवेशन करा देंगे कोई, लेकिन उससे आपको रिस्पांस नहीं मिलने वाला, इवन एसएससी जेईई मेंस में भी इसका डेरिवेशन नहीं आया हुआ। हाँ, सेल्फ वेट का केस जरूर आया है, सेल्फ वेट का हम डेरिवेशन ही कराते हुए चलेंगे, ठीक है, सेल्फ बेट का। तो आज कैसा लगा क्लास आपको बताइए, अनुराग जी सब चीजें समझ में आ रही, आप अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, शिवांगी चौधरी जी आप भी पढ़ रही हैं। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, कोई भी अगर आपके पास वर्कबुक हो या कोई बुक हो, अदरवाइज क्वेश्चंस यहाँ से जो भेजाएगा उसको, तो यहाँ के तो आपको करा ही जाएंगे, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस जरूर करते रहे। फिर हम एक और केस कर लेते हैं आसान सा,
बहुत बेहतरीन है। तीसरा है स्टेप्ड बार। क्या आया? स्टेप्ड बार। अब देखिए स्टेप्ड बार, स्टेप मतलब सीढ़ी तो होता है भाई, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। तो स्टेप बार में क्या होगा, आप जैसे मान लीजिए ये है, ये है, अब इसको कुछ नहीं करना है। अगर यहां पर पी लोड लगाया गया, यहां पर पी लोड लगाया गया, आप खुद सोचिए, दीवार से चिपका हुआ, हम जुट गए खींचने के लिए, तो इस खींचने में इसका अलग और इसका अलग खिंचाव होगा, इसका और इसका खिंचाव अलग अलग, इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2। तो अगर हम एफबीडी बनाए, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, जिसे एक बहुत बेसिक तरीके से समझ लीजिए, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इधर से ये पी खींच रहा है, 2 का बना रहा है, तो क्या 2 को इधर भी पी से खींचा जा रहा है? कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? अरे वो बुला रहा है यार, इसलिए जा रहे हैं, वो बुला रहा, खींच रहा है पी से, तो इसलिए जाने ना देंगे। ये बताइए किसने? 1 ने 2 को अपनी तरफ खींचा, 1 ने 2 को अपनी तरफ खींचा। ऐसे अगर हम बात करें तो 1 पर क्या हाल है? अच्छा 1 ने खींचा था तो 2 चुप मार के बैठा हुआ था? नहीं, यहां मान लो रिएक्शन R, अपने से मान लिए कि रिएक्शन यहाँ का क्या है। देखिए पी से खींचे तो इधर भी पी से रेजिस्टेंस आएगा, ऐसे पी 1 को भी 2 पी से खींचना चाहेगा और कुछ रिएक्शन आ रहेगा, कुछ रिएक्शन क्या आएगा? आ रहेगा। और अगर इक्विलिब्रियम लगा दें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? P। तो अब देखिए ये 2 पार्ट में हो गया, तो नेट डिफॉर्मेशन अगर पूछा जाए तो होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब देखिए एंड पर लोड लगाया, अभी जंक्शन लोड की बात नहीं की है, वो कल करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो डेल्टा नेट जो होगा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और डेल्टा 1 अगर देखा तो प्रिज्मेटिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, PL1 अपान A1 E1 प्लस P, क्योंकि लोड हर जगह समान है, L2 अपान A2 E2। भाई इंडिविजुअल में तो लगा ही सकते हैं, एक साथ पूरे में नहीं लगा सकते, पूरे में PL अपन E नहीं लगा सकते, क्योंकि A भी अलग है, L भी अलग है, 1 के लिए L1 A1 E1, E भी अलग है, तो एक साथ तो नहीं लगा सकते, पर एक एक पार्ट में तो लगा सकते हैं, तो ये लगा दी, आसानी से हो गया डेल्टा नेट। अगर यहाँ पे सिग्मा 1 पूछे तो होगा P अपान A1, और सिग्मा 2 पूछे होगा P अपान A2, लोड अपान वहां का एरिया। अगर 1 में आपसे स्ट्रेस पूछा जाए तो वहां का लोड अपन वहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया, 2 में अगर स्ट्रेस पूछा जाए तो यहाँ का लोड अपन वहां का एरिया, सिंपल सी बात। क्लियर? इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, कुछ नहीं आएगा इससे ज्यादा। स्टेप बार में जंक्शन लोड की बात या अनकंस्ट्रेंट इनडिटरमिनेट की चीजें वो हम बात करेंगे कल की क्लास, कल और भी इंपॉर्टेंट होगा। आज हमने बेसिक बेसिक क्लास की है, तो हमारे ख्याल से आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। कुछ रिवाइज में समय गया, कुछ लेट शुरू होने में समय गया, कुछ ग्रीन और व्हाइट के चक्कर में गया, तो ऐसी चीजें हुई, पर कोशिश रहेगी कि 10:30 से क्लासेस शुरू हो जाएं, क्योंकि अब आपका एग्जाम भी नजदीक है और आपका समय बहुत कीमती है। ठीक है, आज की क्लास कैसी रही? डीआरडीओ की एग्जाम की तैयारी करते रहिए और भी लोगों में आप प्रचार प्रसार करते रहिए, जिससे आपको भी सपोर्ट मिले, लोगों के साथ पढ़ने में और भी मजा आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अपना ख्याल रखिए, डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा है तो उससे बचे रहें और लोगों को जागरूक भी करते रहें कि पानी इकट्ठा ना होने दें, फुल शर्ट पहने और सारी चीजें। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। डेली एक बार परिवार से बातचीत करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। अच्छा 1.5 घंटे की क्लास कर दी जाए, बिल्कुल आगे हम भी चाहते हैं कि क्लासेस आगे बढ़ती रहें। आप अभी रिवाइज कर लीजिए, पेज बनाएंगे, आगे क्लासेस 2-2 घंटे भी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि सोम 1 घंटे भी कुछ हो नहीं पाता है, 1.5-2 घंटे क्लास होनी चाहिए। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।